हेलो दोस्तों, स्वागत है। कहानी की शुरुआत एक वैश्विक आपदा के 3 साल बाद होती है, जिसमें हजारों जीव धरती के नीचे से निकलकर इंसानों पर हमला करते हैं। इन प्राणियों को रीपर्स नाम दिया गया और अज्ञात कारणों से उनकी गतिविधि कभी भी 8000 फीट की ऊंचाई से ऊपर नहीं होती। जो कुछ इंसान बच गए वे या तो इस रेखा के ऊपर थे या जल्दी से वहां पहुंच गए। ऐसे ही बचे हुए लोगों में एक लड़का है जिसका नाम हंटर है, जो रॉकी पर्वत में ऊंचाई पर बने एक समुदाय में रहता है। आज वह गुप्त रूप से उस सुरक्षित रेखा से नीचे जा रहा है। दूरबीन से वह पास के पहाड़ की चोटी पर बच्चों को खेलते हुए देखता है। तभी एक आवाज उसकी ओर ध्यान खींचती है। वह चिंतित हो जाता है और चोटी पर लौटने का फैसला करता है। आवाज तेजी से बढ़ने लगती है और यह स्पष्ट हो जाता है कि जमीन के नीचे से जीव उसकी ओर आ रहे हैं। भारी कदमों के साथ दौड़ते हुए वे भयावह गरज के साथ उसके करीब पहुंचते हैं। जैसे ही हंटर सुरक्षित रेखा पर पहुंचता है, एक रीपर ठीक उसके पीछे दिखता है, लेकिन 8000 फीट की रेखा पर पहुंचते ही वह जीव रुक जाता है और पीछे हटने लगता है। हंटर डर के मारे सांसें रोककर राहत महसूस करता है। गुल्च रिफ्यूज नामक यह समुदाय पहाड़ की चोटी पर स्थित है और इसमें 200 से भी कम निवासी हैं। हंटर के पिता विल अपने बेटे को लेकर चिंतित रहते हैं। जब हंटर उन्हें बताता है कि उसने सुरक्षित रेखा पार की थी, तो वह अपनी गलती समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह सिर्फ और लोगों को देखना चाहता था। इस पर विल बताते हैं कि अधिकांश राक्षस लंबे समय से निष्क्रिय अवस्था में हैं। हालांकि उनका खतरा अभी बना हुआ है और ऐसा कदम बेहद खतरनाक है। विल अपने बेटे के व्यवहार को गैर जिम्मेदाराना बताते हैं, लेकिन उससे एक नरम और स्नेही लहजे में बात करते हैं। बातचीत के बाद वह अपनी दोस्त केटी के साथ शिकार पर जाते हैं। केटी एक हिरण का शिकार करती है और जब वे उसे उठाकर ले जा रहे होते हैं तो वह विल से पूछती है कि हंटर के साथ क्या हो रहा है। विल उसे पूरी घटना बताते हैं और जिक्र करते हैं कि हंटर रेड रॉक गांव को देख रहा था, जहां कई बच्चे उसके हमउम्र हैं। केटी थोड़ी ज्यादा समझदारी दिखाती हैं और विल को याद दिलाती हैं कि लॉस्ट गुल्च में हंटर अकेला बच्चा है। वह मानती हैं कि हंटर की सुरक्षा सबसे जरूरी है, लेकिन यह भी कहती हैं कि कई लोग इस कठोर अकेलेपन को सही से नहीं झेल पाए हैं। हालांकि विल को संदेह है कि हंटर की इस आज्ञा का पालन न करने के पीछे कोई और वजह है। उनका मानना है कि हंटर उस जगह को देखना चाहता था जहां उसने आखिरी बार अपनी मां को खोजा था। विल की पड़ोसी नीना है, जो अक्सर किसी न किसी चीज पर निशाना साध रही होती हैं और गोला बारूद के साथ रहस्यमय प्रयोग करती रहती हैं। सुबह के समय विल को अपनी पत्नी तारा की यादें परेशान करती हैं। तारा ने नीना के साथ एक खतरनाक अभियान पर जाने की जिद की थी, जो सुरक्षित रेखा से नीचे था, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटी। अपनी पत्नी के लिए तड़प के साथ ही अब विल को अकेले हंटर की परवरिश की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। ये और भी मुश्किल है क्योंकि हंटर को एक गंभीर सांस की बीमारी है और उसे संकट से निपटने के लिए एक विशेष उपकरण का उपयोग करना पड़ता है। कुछ दिन गुजरते हैं और विल अपने बेटे की शिक्षा जारी रखते हुए उसे खेती और मछली पकड़ने की तकनीक सिखाते हैं। लड़के के जन्मदिन पर वह वस्तु विनिमय के जरिए मैक्रोनी और चीज का आखिरी पैकेट लाते हैं। हंटर अपने पसंदीदा खाने को देखकर अपने पिता की सूझबूझ पर हैरान होता है, लेकिन जल्द ही एक और कठिन बातचीत शुरू होती है। हंटर पूछता है कि रेडियो का उपयोग इतना कम क्यों होता है। विल समझाते हैं कि सर्दियों के दौरान बिजली की बर्बादी नहीं कर सकते क्योंकि दिन छोटे होते हैं और वे सौर ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं। उनकी स्थिति और भी खराब है क्योंकि मेडिकल डिवाइस काफी ऊर्जा खपत करता है। इस विषय पर बात करते हुए हंटर पूछता है कि अगला अभियान कब होगा। उसे शक है कि वह जल्द ही होगा। विल मानते हैं कि डिवाइस के फिल्टर का स्टॉक खत्म हो रहा है और उन्हें एक नया फिल्टर लाने जाना होगा। बाद में केटी विल से मिलने आती है और दोनों अपने अतीत की बातें करते हैं। विल बताते हैं कि उन्हें अपनी पत्नी के परिवार के साथ बाहर जाना पसंद नहीं था, लेकिन अब वह उन पलों को भी याद करते हैं। एक और रात हंटर को फिर से एक गंभीर सांस की समस्या होती है और विल को डिवाइस की बजाय उसे इंजेक्शन देना पड़ता है। इसके बाद वह बोल्डर क्षेत्र के एक अस्पताल से और फिल्टर लाने का फैसला करता है और अपनी पड़ोसी नीना को साथ चलने के लिए आमंत्रित करता है। नीना इकलौती ऐसी व्यक्ति है जिसने इन प्राणियों के साथ आमने सामने की मुठभेड़ में जीवित रहने के अलावा उन्हें समझने और उनकी कमजोरियों का पता लगाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। पिछले साल उसने तारा को अपने पुराने प्रयोगशाला में एक अभियान पर ले जाने का वादा किया था कि वह समाधान लेकर लौटेगी, लेकिन उस योजना की विफलता के बाद नीना कहती है कि उसने अब उम्मीद छोड़ दी है। विल को इस पर विश्वास नहीं होता। वह बताता है कि उसने पहाड़ के अंदर से गुजरने वाले खदानों के जरिए एक रास्ता तय किया है, जिसमें केवल 2 छोटे हिस्से खतरनाक जगह से होकर गुजरते हैं। नीना बताती है कि अस्पताल सुरक्षित रेखा से 600 मीटर नीचे है।
जब और कोई तर्क नहीं बचता तो विल बातचीत खत्म करते हुए कहता है कि नीना को तारा के साथ हुई घटना के लिए उसका कर्ज चुकाना होगा। विल के जाने के बाद नीना अपने पुराने खतरनाक अनुभवों की यादों से जूझती है। सुबह जल्दी विल अपने बेटे को एक दोस्त के पास छोड़ देता है और यात्रा के लिए जरूरी हथियार लेने जाता है। तभी केटी वहां आती है, जो भी यात्रा में शामिल होने का निश्चय कर चुकी है। हंटर की तरह केटी भी हमेशा ऊंचाई पर बंद जीवन जीने से थक चुकी है और कहती है कि दुश्मन को बेहतर तरीके से जानना उसे हराने का पहला कदम है। केटी को डराने की कोशिश करते हुए नीना बताती है कि उसे अंदाजा भी नहीं है कि वह किस चीज का सामना करने जा रही है। ये जीव अपने शिकार को आसानी से फाड़ देते हैं और माथे पर गोली मारने से भी रीपर्स सिर्फ कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं। वह केटी से कहती है कि यह यात्रा एक वन वे ट्रिप है। विल अपने बेटे से वादा करता है कि वह जल्द ही वापस आएगा। इसके बाद तीनों अपनी यात्रा शुरू करते हैं। नीना हमेशा की तरह अपने बेरुखा बर्ताव और लगातार शराब पीने की आदत के साथ रहती है, लेकिन फिर भी वह बेहद उपयोगी है। उसने एक अनुकूलित कंपास लाया है जो रीपर्स की निकटता को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के माध्यम से पहचान सकता है। जब वे डरावनी सीमा तक पहुंचते हैं तो वह रेखा पार करने से पहले डिवाइस की जांच करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आसपास कोई जीव नहीं है। कुछ सैन्य वाहनों को पाकर विल उनमें से गोला बारूद या अन्य उपयोगी चीजें खोजने की कोशिश करता है। वह केटी के भारी हथियारों के प्रति ज्ञान से प्रभावित होता है, जिस पर वह बस जवाब देती है कि वह टेक्सास में बड़ी हुई है। नीना अपने एक और प्रयोग के कारण यात्रा का शेड्यूल धीमा कर देती है। केटी की शिकायतों के जवाब में वह लड़की पर बेकार और बोझ होने का आरोप लगाती है और इशारा करती है कि वह सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि वह विल में रुचि रखती है। अपना आपा खोते हुए केटी नीना को मुक्के मारने लगती है। विल जल्दी से बीच बचाव करता है और लड़ाई रोकता है। नीना इसे सहजता से लेती है क्योंकि उसे दूसरों को परेशान करने की आदत है। तीनों जंगल के बीच घोड़ों की हिनहिनाहट की आवाज से चौंक जाते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि यह सिर्फ घोड़ों का एक झुंड है। खतरनाक रास्ता लगभग खत्म ही हो गया है जब वे अल्टा विस्टा नामक एक स्की क्षेत्र में पहुंचते हैं। वहां एक केबल कार है जो पहाड़ की चोटी तक ले जाती है, लेकिन लंबे समय तक अनुपयोगी रहने के कारण उसकी बैटरी के काम करने की संभावना कम है। हालांकि पैदल चलने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। नीना कंपास की जांच करती है और पता चलता है कि उनके पास समय नहीं है। वनस्पतियों के बीच रीपर्स के टेंटिकल्स के सिरे पर मौजूद भयावह चमक दिखने लगती है। नीना केबल कार की ओर दौड़ती है, लेकिन केटी बैटरी पर भरोसा नहीं करती और दूसरी दिशा में चली जाती है। दोनों तब रुकती हैं जब वह चमक गायब हो जाती है। अब भी स्थिति की खामोशी पर शक करते हुए विल जनरेटर के साथ छेड़छाड़ शुरू करता है। तभी केटी एक प्राणी को अपनी ओर आते हुए देखती है। अब उसके भारी हथियार भी उस दानव को खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हर विस्फोट के बाद धुएं में से रीपर के सींग फिर से उभर आते हैं। केटी पलटवार छोड़कर दौड़ने लगती है। केबल कार चालू हो जाती है और नीना और विल जल्दी से एक कार्ट में बैठ जाते हैं। ये जानते हुए कि वह समय पर सीमा पार नहीं कर पाएगी, केटी संरचना के एक खंभे पर चढ़ने लगती है। विल रीपर को चौंकाने की कोशिश में उस पर गोली चलाता है। जब प्राणी सपोर्ट केबल को हिलाता है तो वह लगभग गिर जाता है। संरचना के शीर्ष पर केटी कूदने की हिम्मत जुटाती है, लेकिन उसका अनुमान गलत साबित होता है। वह कार्ट के पीछे गिर जाती है और सिर्फ इसलिए जमीन पर नहीं गिरती क्योंकि विल उसका हाथ थाम लेता है। पूरी संरचना वजन के कारण झुकने लगती है, लेकिन केबल कार आगे बढ़ती रहती है। नीना कहती है कि वे लगभग पहुंच गए हैं। तभी रीपर फिर से केबल पर हमला करता है, जिससे कार्ट बुरी तरह हिलने लगता है। तीनों नीचे गिर जाते हैं और सीमा से कुछ कदम पहले जमीन पर आ लगते हैं। वे पागलपन की हद तक दौड़ते हैं और ठीक समय पर सीमा पार करते हैं। सीमा पार करते ही रीपर दौड़ना बंद कर देता है, जिससे उन्हें राहत मिलती है। वे रात को रिसोर्ट के होटल में बिताते हैं और नीना यहाँ तक कि एक शानदार ड्रिंक का इंतजाम करती है, ये जश्न मनाने के लिए कि उन्होंने एक और दिन जीवित बिताया। विल रीपर्स के बारे में और जानने की उम्मीद में नीना से उसके शोध के बारे में पूछने लगते हैं। नीना स्वीकार करती है कि उसे ज्यादा जानकारी नहीं है और कहती है कि चाबी यह समझने में है कि 3 साल पहले वास्तव में हुआ क्या था। ये प्राणी दुनिया भर में एक साथ प्रकट हुए और इंसानों के अलावा किसी अन्य जीव पर हमला नहीं किया। वे तब तक नहीं रुके जब तक उनकी पहुंच में आने वाले सभी इंसानों को खत्म नहीं कर दिया। न ही उन्होंने कभी खाने या सोने के लिए रुकावट डाली। विल को शक होता है कि नीना सब कुछ नहीं बता रही है। वह उस बातचीत को याद करता है जो उसने तारा के साथ प्रयोगशाला की आखिरी यात्रा से पहले की थी। उसने तारा से विनती की थी कि वह नीना के साथ न जाए। उसने कहा था कि नीना ऐसी वैज्ञानिक है जो किसी भी कीमत पर
सफलता चाहती है। इसी कारण से तारा ने विश्वास किया था कि वह दुनिया को इन प्राणियों से बचा सकती है। तीनों जंगल में बढ़ते जाते हैं और खतरनाक स्थिति के साथ साथ उनकी कहानी गहराती जाती है। आखिरकार वे एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां से उनकी जिंदगी के लिए लड़ाई शुरू होती है। जब वे बोल्डर के अस्पताल पहुंचते हैं तो जगह पूरी तरह से वीरान और बर्बाद हो चुकी होती है। विल अस्पताल में हंटर के डिवाइस के फिल्टर्स खोजने की कोशिश करता है, लेकिन वह उन्हें अपनी उम्मीद के मुताबिक स्थान पर नहीं पाता। समय की बर्बादी के बाद वह आखिरकार फिल्टर्स ढूंढ लेता है, लेकिन तभी नीना चिल्लाती है कि एक रीपर बेहद करीब आ रहा है। जल्दी से वह अपना बैग भरता है और दोनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे निकलते हैं, रीपर की तेज, लंबे और लचीले हाथ दीवारों को छेदते हुए रास्ता रोक लेती हैं। दोनों को विपरीत दिशा में भागना पड़ता है और दूसरी मंजिल पर जाना पड़ता है। अचानक एक विशाल, लंबे और लचीले हाथ विल को जकड़ लेता है। नीना एक कुल्हाड़ी लेकर उस पर वार करती है, लेकिन लंबे और लचीले हाथ पर खरोंच तक नहीं आती। हालांकि उसका हमला रीपर को चिढ़ाने में कामयाब होता है, जिससे वह विल को छोड़ देता है। नीना एक लीवर खींचकर पूरे कमरे को धुएं से भर देती है और दोनों अगले कमरे की ओर भागते हैं। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि रीपर ने उनका पीछा छोड़ दिया है, लेकिन अचानक वह तेजी से उनकी ओर बढ़ता है। विल ऑक्सीजन टैंकों की एक रस्सी पर गोली मारता है, जिससे एक विस्फोट होता है और रीपर खिड़की से बाहर फेंका जाता है। नीचे गिरा हुआ रीपर देखकर दोनों को विश्वास नहीं होता कि वह सचमुच मर चुका है। अस्पताल से निकलने के बाद नीना कहती है कि उसकी प्रयोगशाला पास ही है। विल इसे जोखिम भरा मानता है और वापस लौटने की बात करता है, लेकिन नीना जोर देती है कि फिल्टर्स सिर्फ 1 साल तक ही चलेंगे। यदि वह एक प्रभावी हथियार विकसित कर ले तो यह पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है। विल खुद को उसी स्थिति में पाता है जिसमें 1 साल पहले तारा थी। वह नीना की बात से सहमत हो जाता है। जब वे प्रयोगशाला पहुंचते हैं तो नीना कहती है कि उसे केवल 5 मिनट चाहिए। कंपास कोई खतरा नहीं दिखा रहा होता, लेकिन विल सतर्क रहता है। जब वह नीना की पुरानी डेस्क पर रखी एक तस्वीर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके भी पति और बच्चे थे। नीना बताती है कि वह केवल इसीलिए बच पाई क्योंकि वह शनिवार को प्रयोगशाला में काम कर रही थी, जबकि उसे अपने बेटे के सॉकर मैच में होना चाहिए था। वह तारा की जान जोखिम में डालने के लिए माफी मांगती है और विल भी अपने दिल की कड़वाहट को छोड़ने का फैसला करता है। नीना गोला तैयार करती है और उसका परीक्षण करती है, लेकिन पहला और दूसरा प्रयास असफल रहता है। जैसे ही वह तीसरे गोला पर काम कर रही होती है, रीपर को घोड़े की दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। इस बार नीना हथियार को वास्तविक स्थिति में परखने का फैसला करती है। इसी बीच वापस लौटते समय विल का ट्रक एक फ्लैट टायर के कारण पलट जाता है। वह रीपर की आवाज सुनता है और जानता है कि वह बेहद नाजुक स्थिति में है। रीपर द्वारा घिरा हुआ उसकी स्थिति बिल्कुल निराशाजनक लगती है। तभी नीना पीछे से आती है और अपने संशोधित हथियार से गोली चलाती है। रीपर धूल में बदल जाता है और फिर दूसरा और तीसरा भी। यह देखकर विल हैरान रह जाता है और महसूस करता है कि ये जीव जानवर नहीं बल्कि मशीन है। नीना कहती है कि उसे हमेशा संदेह था कि उनका संगठित हमला और विशिष्ट ऊंचाई सीमा स्वाभाविक नहीं बल्कि किसी प्रकार की प्रोग्रामिंग है। विल पूछता है कि इसके पीछे कौन है, लेकिन नीना के पास कोई जवाब नहीं होता। वे दोनों लॉस्ट गल्च लौट आते हैं, जहां हंटर अपने पिता को देखकर बहुत खुश होता है। नीना बाकी समुदायों को यह खुशखबरी देती है और जल्द ही जादुई गोलियों का उत्पादन शुरू हो जाता है। कुछ दिनों बाद नीना और विल पहली टीम के साथ लाइन पार करते हैं और रीपर्स पर हमला करते हैं। पहाड़ों पर रीपर्स बड़ी संख्या में ध्वस्त होने लगते हैं। रात के आकाश में वे चमकदार बिंदु देखते हैं जो पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं, शायद यह पुष्टि करने के लिए कि रीपर्स की उत्पत्ति कहीं और से हुई है।